हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो क्लास शुरू करने से पहले काफी दिन हो गए हैं आपसे बातें नहीं की ना। चलो आज आपसे दो चार बातें कर लेते हैं अपने। और वो बातें भी बहुत जरूरी हैं, करने वाली हैं, इसलिए सोचा आपसे बातें कर ही लेते हैं। दो चार बातें हैं, ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। चलिए करते हैं कुछ, दो चार बातें हैं वो शुरू, फिर अपने आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ कमेंट्स हैं, मैं उसके रिप्लाई करना चाहूँगा, इसलिए मैंने आपका 2 मिनट समय लिया है। और उसके बाद में अपने को दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पहली बात तो आपसे यही करनी है। आज 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? 4 दिन हो चुके हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ, सब्सक्राइब एक एक 2 3 33 34 33 32 33 34 33 32 34 33 32 33 32 यही घूम रहे हैं। तो यहां से एक चीज निकल कर तो सामने आई है कि आपको या तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, और या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा। पर जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, कि उनको शायद हमसे बेटर टीचर मिला होगा, है ना। तो जब आप आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिसके पास भी ये वीडियो जाती है, अगर आप चैनल को अनसब्सक्राइब करते हो किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से आप अनसब्सक्राइब करते हो, तो हमें हमारी कमी जरूर बता कर दें। आप हमारी कमी हमें कमेंट सेक्शन में बता कर दें कि सर आपके अंदर ये कमी है। हम आपसे जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हम आपसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप हमें आपसे ये नहीं मिल रहा भी। क्वालिटी नहीं मिल रही, वॉइस नहीं क्लियर हो रही, या डाटा नहीं समझ में आ रहा भी। आप तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है उनका, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आप मुझे वो बताइए, वो चीज़ें मैं उसमें सुधार करूंगा। आप चाहे कहीं और से पढ़ सकते हो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, बट आप मुझे एक बार मेरी कमी जरूर बता कर जाए, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधारूं। ठीक है। उसके बाद में आप अनसब्सक्राइब करें तो करें, लेकिन जो बच्चे अगर या तो मेरे बच्चों जो इस वीडियो को या तो शुरू से देखते आ रहे हैं, मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं, और या जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने कंप्लीट हर कंपटीशन एग्जाम के लिए साइंस कंप्लीट डाल दी है, कंप्लीट साइंस, वो भी नॉर्मल बोर्ड पे। डिजिटल बोर्ड पर बहुत से टीचरों ने डाली हुई है, टॉपिक वाइज जैसे भी उनका होता है, लेकिन मैं एक बंद रूम के अंदर बिना कूलर बिना पंखे इतनी गर्मी में क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब अच्छा लगने लगा है। शुरू में मैंने ऐसे लगा था भी चलो कोई नहीं, शुरू कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्लास का वेट कर रहे हैं, बच्चे टॉपिक का वेट कर रहे हैं, तो उसे टॉपिक देना है। मेरी ये अब, हालांकि मुझे इससे अभी कुछ नहीं मिल रहा। आप बोल रहे हो सर आपको यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पूरा एक मंथ, एक ईयर 6 मंथ हो चुके हैं मुझे यहाँ पर जुड़े हुए, कुछ भी नहीं मिल रहा। डेली क्लासेस दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास का कोई ना एक बच्चा तो वेट कर ही रहा है, इस वजह से मैं इस क्लास को दे रहा हूँ। ठीक है। पहली बात तो आपसे यही करनी थी। दूसरी बात, सर सर आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन कुछ बड़ा करोगे। थैंक यू भाई। सर आप बहुत मेहनत, सर जी आप भारत में क्या कर रहे हो? आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाओ। जरूर जाएंगे जी, कोई बात नहीं, जरूर जाएंगे। गजब क्लास, रिकॉर्ड क्लास, नाइस। आप इंडियन हो? हाँ जी मैं इंडियन हूँ, बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं। और हाँ, बस लगभग यही बातें थी। मुझे लगा कोई अंग्रेज पढ़ा रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको लगे। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का। और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने इसको अच्छे से करेंगे। टॉपिक का नाम है विद्युत सेल। क्या नाम है? विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो करें शुरू। चलिए, पेशेंस रखना क्लास के अंदर, क्योंकि तो ये टॉपिक आपको पता है विद्युत वाले थोड़े से फिजिक्स के बोरिंग से ही होते हैं, पर अपने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए,
विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है। परिपथ का, जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ है, इनके बीच का विभवांतर है वो बनाए रखता है, यानी कि इनके बीच में विद्युत धारा को बनाए रखता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? आवश्यक दो बिंदुओं के, यानी ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, इन दोनों के बीच का जो आवश्यक विभवांतर होता है, क्योंकि इसको आपको पता है परिपथ बोला जाता है। परिपथ बोला जाता है। परिपथ के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती। तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है ताकि धारा का प्रवाह बना रहे, ताकि विद्युत धारा है वो लगातार बहती रहे, विद्युत धारा का प्रवाह है वो लगातार बना रहे, उसमें कोई रुकावट न आए। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी अपने को कोई, अब जैसे बल्ब जलाना है, अब बल्ब अपने आप तो जलेगा नहीं। जैसे आप बल्ब लगा दिया, दो तारें आपस में जोड़ दो, तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। सर मैंने तो स्विच भी लगा दिया, अब जल जाएगा? नहीं जलेगा। कब तक नहीं जलेगा? जब तक आप उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे। कैसे? सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा, या डायरेक्ट कैसे भी। लेकिन हम किसी बंद परिपथ कैसा होता है? जैसे हमारे घरों में टॉर्च होती है। टॉर्च होती है तो टॉर्च में तीन चीजें होती हैं, आप देखना कभी। एक तो क्या होती है? एक तो बैटरी होती है या सेल होता है, ठीक है। एक उसमें स्विच होता है और एक बल्ब होता है। ये तीन चीजों के द्वारा परिपथ बनता है, तो इसे बोला जाता है बंद परिपथ। इसे क्या बोला जाता है? बंद परिपथ बोला जाता है। अब इस बल्ब को अगर जलाए रखना है तो स्विच को तो ऑन रखना ही पड़ेगा। स्विच को क्या रखना पड़ेगा? ऑन रखना पड़ेगा। और बैटरी सेल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को लगातार बल्ब को जलाए रखने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? विद्युत बैटरी लगानी पड़ेगी या विद्युत सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है ताकि धारा का प्रवाह बना रहे। लो भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक क्रियाएं होती हैं, समझाऊंगा कैसे, जिससे क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नोट करो इस बात को। ये होता है विद्युत सेल। पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत सेल क्या काम करता है। मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, ऊर्जा का नियम। क्या बताया था? कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। ना आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो, ना ही उसका सृजन कर सकते हो। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप कहोगे विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो विद्युत सेल के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? विद्युत सेल के द्वारा बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? विद्युत सेल के द्वारा बदला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब विद्युत सेल बनते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बात करने से पहले अब आपको सर रासायनिक ऊर्जा कैसे, जिन बच्चों का जन्म 1990-91 से लेकर या उससे पहले और 2002 या 3 से पहले पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है, उन बच्चों को ये चीजें समझ में आएगी। समझाता हूं कैसे। पहले ना रेडियो आया करता था एक, जिसमें सेल डलते थे। जिसमें क्या डलते थे? सेल डलते थे। मैं यहां पर किसी कंपनी की मशहूरी नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक सेल बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा कुछ सेल हुआ करता था, ठीक है। ये सेल हुआ करता था, तो उस सेल को रेडियो में डाला करते थे और रेडियो चलता था। 10 रुपए का आता था उस टाइम ये, और रेडियो चलता था इससे। जैसे हमारे दादाजी या हमारे ताया जी इसको लेकर जाते थे, तो हम जब छोटे होते थे ना, हम वेट करते थे। तो हम बड़े ताया जी को ना बाबा जी कहते थे, तो हम कहते बाबा जी रेडियो का सेल खत्म हो जाए, जुर्माना दे दीजिए। तो वो खत्म हो जाते थे, मतलब उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी, तो हम पता है क्या करते थे? उस सेल को ना तोड़ते थे, इसको बीच में से। तो वहां से इसमें से काला काला निकलता था, मतलब एक काला राख टाइप कह सकते हो आप इसे, कोयले टाइप चीज निकलती थी, और एक रॉड निकलती थी वो भी काली।
और कुछ भी नहीं निकलता था। हम उसको खाली करके ना उससे मतलब कुछ खेलने की चीजें बनाया करते थे। तो वो जो काली चीज होती थी इसमें भरी हुई एक रॉड होती थी और वो काली चीज भरी हुई होती थी, वो क्या होता था, वो रासायनिक पदार्थ होता था। क्या होता था वो? रासायनिक पदार्थ होता था। अब इस रासायनिक पदार्थ को, ये रोड होती थी, यहाँ पर हमने चीज ऐड कर देते थे, ठीक है, रेडियो जोड़ देते थे, वो रेडियो चलने लग जाता था, यानी कि वो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती थी? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक पदार्थ इस प्रकार से बनाया जाता था कि रासायनिक पदार्थ से विद्युत ऊर्जा बनती थी और उससे रेडियो चलता था। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल के द्वारा बदला जाता है। अब वो बनते कैसे थे वो देखते हैं। तो विद्युत सेल में दो धातु की छड़ें होती हैं। अब आप एक बार इस सेल को भूल जाओ, नॉर्मली अपने सेल की बात करते हैं कि विद्युत सेल बनते कैसे हैं या उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। चीजों को समझना, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि विद्युत सेल में दो धातु की छड़, धातु की छड़, ध्यान रखना क्या बोला? धातु। धातु क्या होती है? चालक होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि विद्युत की चालक होती है। इसने बोला कि दो धातु की छड़ दे देते थे। कितनी? दो धातु की छड़ दे देते थे। एक छड़ ये, एक छड़ ये, दो धातु की छड़ भी होती थी। और इन धातु की छड़ों को क्या बोला जाता था? इन दोनों छड़ों को बोला जाता था इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता था? इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता था? इलेक्ट्रोड बोला जाता था। धातु की छड़ों को क्या बोला जाता था? इलेक्ट्रोड बोला जाता था। हाँ जी सर, इतना तो हमें समझ में आया। और इन दोनों पर आवेश होता था विपरीत, यानी कि अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होता था, और इस पर अगर नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव होता था। कहना क्या चाहता है कि अगर इस पर नेगेटिव आवेश है तो इस पर पॉजिटिव होता था, और इस पर अगर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होता था। दोनों क्या विपरीत आवेशित होते हैं। जिस पर पॉजिटिव आवेश होता था, जिस पर क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज होता था, उसको बोला जाता था एनोड। धनावेशित जो होती थी, यानी कि ये धनावेशित छड़ है, धनावेशित छड़, इसको बोला जाता था एनोड। और जिस पर होता था नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश होता था, उसको बोला जाता था कैथोड। तो आपके क्वेश्चन यही बनते हैं कि धनावेशित छड़ को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है, और ऋणावेशित छड़ को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। धनावेशित छड़ को एनोड और ऋणावेशित छड़ को कैथोड। अगर दोनों को बोलेंगे इकट्ठा तो इलेक्ट्रोड, दोनों को अगर इकट्ठा बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं। तो धनावेशित छड़ को एनोड और ऋणावेशित छड़ को कैथोड। विभिन्न प्रकार के विलयन में रखते थे इसे। अब इन छड़ों को किस में रखा जाता था? किसी लिक्विड में रखा जाता था, किसी विलयन में रखा जाता था, और उस विलयन को बोला जाता था विद्युत अपघट्य। उस विलयन को क्या बोला जाता था? विद्युत अपघट्य। यानी कि ये दोनों छड़ें इसमें डाली होती थी और इसमें होता था विद्युत अपघटन, जिससे विद्युत ऊर्जा निकलती थी, इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी, और आपने कोई भी चीज जलानी है तो वो चीज यहां से जल जाती थी। यानी बल्ब आपने जलाया है तो यहां से बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये होते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत अपघट्य किसको बोला जाता है वो आपको समझ में आ गया कि एक पात्र में विलयन भरा होता है, विद्युत एक विलयन भरा होता है। विभिन्न प्रकार के विलयन होते हैं, बताऊंगा कौन कौन से विलयन होते हैं, किस प्रकार में किस किस का विलयन होता है, और कैथोड किसको बोला जाता है, एनोड किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है, और चालक किसको बोला जाता है, और सेल किसे बोला जाता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज एनोड, नेगेटिव चार्ज कैथोड। और जो विलयन होता है उसे, इन दोनों छड़ों को जिस विलयन में रखा जाता है, इन दोनों छड़ों को किसी विलयन में रखा जाता है, तो उस विलयन को बोला जाता है विद्युत अपघट्य। हाँ जी सर, इतनी बात हमें भी समझ में आ गई है। अब ये सेल होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? ये सेल दो प्रकार के होते हैं। चलिए दोनों प्रकार के सेल देखते हैं। एक सेल होता है प्राथमिक सेल।
दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की। किसकी बात करेंगे? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेलों में जो प्राथमिक सेल होते हैं उसकी बात हम पहले करेंगे। तो प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, बस इसे बोला जाता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल बोला जाता है। इसमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को सीधा डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। और ये जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, ये सिर्फ एक बार उपयोग में आते हैं, एक ही बार उपयोग में कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था, जैसे घड़ी में अपने सेल डालते हैं, है ना, और अलार्म वाली घड़ी में अपने वो जो सेल डालते हैं, या दीवार घड़ी में, टॉर्च में, और टॉर्च में तो नहीं, सॉरी, और रेडियो में, उस प्रकार के जो सेल होते हैं वो एक बार यूज होते हैं। फिर अपने जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी सेल डालते हैं, वो सेल डेड हो जाते हैं, फिर शॉप से नए सेल लेके आते हैं। तो वो जो सेल होते हैं उनको अपने एक बार उपयोग कर सकते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल। तो जिन्हें डायरेक्ट वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। एक बार उपयोग में लेने के बाद ये बेकार हो जाते हैं। अब जब एक बार यूज हो गया इनका, यानी कि जब तक इनके अंदर रासायनिक पदार्थ सक्रिय था, जब तक उनसे ऊर्जा बन रही थी, जब से उनसे बिजली बन रही थी, तब तक वो बना रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जितनी ऊर्जा बनानी थी, ऊर्जा बन गई, खत्म हो गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। यानी कि वो सेल अब क्या हो गए? बेकार हो गए, और हम उसे निकालकर फेंक देते हैं। ठीक है। जैसे अब आपको इसको नाम याद रखना है, प्राथमिक सेल में कौन कौन से आते हैं? तो वोल्टीय सेल आते हैं। कौन से? वोल्टीय सेल। याद नाम रखना, नाम जो याद रखना है, वोल्टीय सेल। हाँ जी सर, ये भी समझ में आ गया। फिर लेक्लांशे सेल, लेक्लांशे सेल, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में डैनियल सेल, डैनियल सेल, और उसके बाद में आता है आपका शुष्क सेल। यानी कि ये प्राथमिक सेल के कुछ और प्रकार हैं कि वोल्टीय सेल, लेक्लांशे सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। ये चार प्रकार के जो सेल होते हैं वो प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी सर, इतना भी हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। कौन सी सेल के बारे में? द्वितीयक सेल के बारे में। चलिए द्वितीयक सेल की दो चार बातें कर लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है द्वितीयक सेल? चलिए, इसमें पहले से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसमें जब क्या होता है, शुरू में पहली बार इसमें क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर यह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। यानी कि अपने देखा होगा एनिमेटर, घरों में अपने एनिमेटर यूज करते हैं। अब एनिमेटर कब भी अपने घरों में यूज करते हैं या कब काम करता है? लाइट चली जाती है तो भी हमें एनिमेटर से हमारा काम चलता रहता है ना, लेकिन लाइट आ जाती है तो अपने क्या कहते हैं? इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। अब देखो, ये है मान लीजिए बिजली का खंभा, ये है हमारे घर का इन्वर्टर, और ये है हमारे घर का टीवी। ठीक है, ये है इन्वर्टर, ये है टीवी। समझाने के लिए बता रहा हूं। लाइट चली गई है, यानी कि यहां से बीच में, इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट गया है, लाइट नहीं आ रही पीछे से। ठीक है, लेकिन हमारा ये टीवी सिस्टम है वो चल रहा है, यानी कि इसके अंदर है वो रासायनिक ऊर्जा है, वो किस में बदल रही है? वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, और हमारा टीवी अच्छे से चल रहा है। लेकिन इस खंबे से कौन सी ऊर्जा आ रही है? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ रही है? विद्युत ऊर्जा आ रही है। जब ये इसके अंदर आती है तो वो किस में बदल जाती है? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? रासायनिक। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, और हमें बार बार इसे चार्ज करके इसका उपयोग करते रहते हैं, बार बार चार्ज करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। लाइट आती है, इन्वर्टर अपने आप चार्ज हो जाता है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर की बैटरी हम या उसकी ऊर्जा हम उपयोग में करते रहते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी के आते हैं? वो द्वितीयक कैटेगरी के सेल आते हैं। तो द्वितीयक सेल में क्या होता है? इसमें पहले से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि दो बार प्रोसेस चलती है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा
और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। रिचार्जेबल याद रखना है, द्वितीयक सेल का दूसरा नाम, द्वितीयक सेल का दूसरा नाम होता है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल यानी कि आप इसे रिचार्ज करके दोबारा से उपयोग कर सकते हो, बार बार उपयोग कर सकते हो। इसे चार्ज कर आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसे आप चार्ज करके बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। चार्ज करो, बार बार उपयोग करो, चार्ज करो, उपयोग करते रहो। जैसे ये इन्वर्टर हो गया, हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, वो सारे द्वितीयक की कैटेगरी में आते हैं। अब मोबाइल की बैटरी आप ऐसा तो नहीं है हर बार एक बार चार्ज हो गया दोबारा बैटरी डलवा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? मोबाइल डाउन हुआ, बैटरी मोबाइल की डाउन हुई, आपने दोबारा चार्जिंग पे लगाया, वो चार्ज हो गया, फिर हम उसका उपयोग करते रहते हैं, फिर वो डाउन हो जाती है, फिर हम चार्ज करते रहते हैं, फिर वो डाउन हो जाती है, फिर हम चार्ज करते रहते हैं, और ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं? वो हमारे द्वितीय कैटेगरी के सेल या रिचार्जेबल सेल होते हैं। लो भाई, आपको द्वितीयक सेल भी समझ में आ गई, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल भी आपको समझ में आ गई है। मैंने बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक लाइन, एक एक शब्द को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसे विद्युत बाहरी स्रोत से जोड़कर चार्ज किया जाता है। बाहरी स्रोत से हम विद्युत प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल वाहनों में हो गया, इमरजेंसी लाइटें हो गई, इसमें हम उपयोग करते हैं, इन्वर्टर, मोबाइल बैटरी, वो सारी चीजें आपको पता है। अब हम कुछ सेल बनाते हैं। अब हम कुछ सेल बनाते हैं, कौन कौन से? जैसे एक दो सेल हैं, अपने उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वोल्टीय सेल की। कौन सी सेल की? वोल्टीय सेल। कौन सा सेल है? वोल्टीय सेल। तो वोल्टीय सेल में क्या होता है? एक होता है कांच का बीकर। आप ऐसे करो, एक कॉपी लो और कॉपी पर बनाओ ये, ताकि आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक कॉपी ले लो, उस पर बनाओ। पहले एक कांच का बीकर बनाओ, इस तरह से, इसको बोला जाता है एक बीकर। ठीक है, कांच का बीकर बनाया। फिर आप एक धातु की छड़ लो, धातु की छड़ ले लो, वो भी कौन सी? कॉपर की। कौन सी? Cu, कॉपर। और कॉपर को क्या बोला जाता है? नाम सामान्य जरूर याद रखना, तांबा। एक छड़ तो ले लो आप तांबे की, और दूसरी छड़ ले लो आप, यानी कि दो छड़ें लेनी है, दूसरी छड़ आप ले लो जिंक। और जिंक को दूसरा नाम क्या होता है? जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। क्या होता है? जस्ता। यानी कि आप एक छड़ तो तांबे, एक छड़ तो तांबे की ले लो और एक छड़ आप जस्ते की ले लो। इन दोनों छड़ों को आप, अब कॉपर पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? कॉपर पर सर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिंक पर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको क्या बोला जाता है सर? उसको तो कैथोड बोला जाता है। पॉजिटिव को सॉरी एनोड बोला जाता है ना, पॉजिटिव को एनोड। पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड। हो गए दो, दो पॉइंट हो गए, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब इन दोनों को आप इस बीकर में विद्युत अपघटन बना होता है, विद्युत अपघट्य विलयन बना होता है। इसमें विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन, वो भी कौन सा? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। जब आप इन दोनों को, दोनों रोड्स को सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन में, एक कांच के बीकर में उसको रख दिया, दोनों छड़ें आपने डाल दी। अब दोनों पर अब जब आप एक तार लगाओगे और आप पर कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो ये चलने लगेगी, यानी कि यहाँ पर आपको, अगर आपने बल्ब लगाया है तो आपको बल्ब जलता हुआ प्रतीत होगा, जलता हुआ प्रतीत हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो बना हुआ सेल होता है उसे बोलते हैं वोल्टीय सेल। पूछ सकता है कि वोल्टीय सेल में कैथोड का काम कौन करता है? तो आप कहोगे जिंक। एनोड का काम कौन करता है? कॉपर। पॉजिटिव नेगेटिव विलयन कौन सा होता है, या विद्युत अपघट्य विलयन कौन सा होता है? तो आप कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके विद्युत वाहक बल का मान ये आपको याद रखना है। वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट इसके विद्युत वाहक बल का मान होता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार है वो किसने किया था? पूछ सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार है वो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वोल्टीय सेल कब
1799। तो वोल्टिया सेल का आविष्कार कब हुआ? 1799। किसने किया? अलेसेंड्रो वोल्टा ने। वोल्टिया सेल में जो कॉपर होता है वो किसका काम करता है? एनोड का। कॉपर पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जिंक पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। किसका काम करता है? कैथोड का। विद्युत अपघट्य जो विलयन होता है वो इसमें कौन सा होता है? वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.08। ये हो गया अपना वोल्टिया सेल। अगले सेल पर चलते हैं और उसका नाम होता है लेक्लांशे सेल। कौन सा सेल? लेक्लांशे सेल। चलिए अब लेक्लांशे सेल की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हाँ जी, अगले सेल पर बात करें तो अगला सेल है लेक्लांशे सेल। कौन सा? लेक्लांशे सेल। इसमें भी वही सेम, एक कांच का जार लो या कांच का पात्र लो। विद्युत अपघट्य विलयन कौन सा होगा? विद्युत अपघट्य विलयन होता है NH4Cl। इसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, या इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों नोसादर। क्या होता है? नोसादर। ठीक है, वही। इसमें जो जस्ते की छड़ होती है वो होता है आपका कैथोड, और कार्बन की छड़ को मैग्नीज डाइऑक्साइड के विलयन में रखा जाता है। यानी कि एक तो ये तो छड़ किसकी हो गई? Zn की, जो कैथोड का काम करती है, और जो एनोड का काम करने वाली छड़ होती है उसे मैग्नीज मैग्नीज डाई ऑक्साइड के विलयन में कार्बन की छड़ को रखा जाता है। यानी कि कार्बन की छड़ को इस विलयन में रखा जाता है और ये करती है कैथोड का काम। उस प्रकार से ये भी एक लेक्लांशिये सेल तैयार हो जाते हैं। विद्युत वाहक बल इसका मान होता है 1.5। विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.5 होता है। विद्युत वाहक बल का मान इसमें कितना होता है? 1.5 होता है। इसका प्रयोग कहां होता है? तो प्रयोग होता है जहां रुक रुक थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटे, टेलीफोन। तो वहां पर थोड़े थोड़े समय बाद में अपने को विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जो उपयोग होता है वो लेक्लांशिये सेल का उपयोग किया जाता है। अगला है शुष्क सेल। इसमें क्या होता है? इसमें विलयन नहीं होता। लेक्लांश जो आपका शुष्क सेल होता है ना, इसमें आपका विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन द्रवीय अवस्था में न होकर शुष्क अवस्था में होता है, यानी कि ड्राई फॉर्म में होते हैं, शुष्क अवस्था में। कौन सा होता है? इसमें विद्युत अपघट्य शुष्क अवस्था में होता है। जस्ते का एक बर्तन होता है, यानी कि ये किसका बर्तन होता है? Zn का एक बर्तन होता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशादर, कार्बन आदि का इसमें मिश्रण होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है, नौशादर का और कार्बन का इसमें मिक्सचर भरा होता है, और कार्बन की एक छड़ लगी होती है। कार्बन की एक छड़ लगी होती है इस तरह से, और ये काम करती है एनोड का। किसका काम करती है? एनोड का। और ये जो जिंक का बर्तन है ये काम करता है कैथोड का। किसका काम करता है? कैथोड का। इस प्रकार से आपका एक शुष्क सेल भी तैयार हो जाता है। तो याद रखना है, शुष्क सेल में कैथोड का काम कौन करता है? तो बर्तन करता है जिंक का। एनोड का काम कार्बन की छड़ करती है। और शुष्क पदार्थ क्या होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशादर और कार्बन। विद्युत वाहक बल का मान 1.5। टॉर्च में उपयोग होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, रेडियो आदि में। वो हम चीजें पढ़ चुके हैं सारी बातें। सेल का विद्युत वाहक बल अपने को याद रखना है। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है? वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दिया था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो एक कूलाम आवेश को, कितने? एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा जितनी ऊर्जा उसे चाहिए होती है, यानी कि एक कूलाम आवेश को यहां से यहां तक भेजने में सेल ने जितनी ऊर्जा लगाई है उसे ही बोला जाता है विद्युत वाहक बल। और इसका मान विभवांतर से हमेशा ज्यादा होता है। इसका मान किसका? विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। अब कुछ के आपको विद्युत वाहक बल के मान याद रखने हैं। कुछ सेल हैं, जैसे वोल्टिया सेल 0.8 होता है, 1.08 होता है, करवा ही दिया। डेनियल सेल का भी 1.08 होता है। शुष्क सेल का भी बता दिया, 1.5 होता है। लेक्लांशिये सेल का भी बता दिया, 0.5 होता है। सिस्सा संचायक सेल, इसका भी 2 वोल्ट होता है।
शीशा संचायक सेल का 2 वोल्ट होता है और 6 सेल वाली बैटरी का 12 वोल्ट होता है। कोई खास बात नहीं है, बस याद रखना है। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का क्या होता है, उसका प्रतिरोध होता है। सेल प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट होता है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध आपका होता है धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट होता है। तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही क्या बोला जाता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। यदि E यानी कि E क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, और V क्या होता है, विभवांतर होता है, और I क्या होता है, आपकी धारा। यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, उसका विभवांतर V है, उसमें प्रवाहित धारा I है, तो प्रतिरोध क्या होता है, तो R बराबर E माइनस V बटा में I, ये होता है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। स्टार लगा लो, पूछ सकता है, न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछ सकता है। तो ये था अपना विद्युत सेल, कंप्लीट टॉपिक 1 शॉट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास समझ में भी आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।